हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी के मॉडल सेट 5 के बारे में पढ़ेंगे। जैकबोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट दिए हुए थे जिसमें 1, 2, 3, 4 आपका कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 5 का बात करेंगे, मॉडल सेट 5 का। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो जैकबोर्ड के मॉडल सेट 5 का बात करेंगे। ठीक है, चलिए 2021 की दिसंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसी के लिए 21-22 इसलिए लिखते हैं, आपको पहले भी बताएं क्योंकि आधा एग्जाम आपको 21 में और आधा आपका 22 में होगा। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो आज बात करने वाले मॉडल सेट 5 में है ना, तो इनमें से आपका जो पहला क्वेश्चन है उस पर पहले बात कर लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा। शुरुआती दौर में जो 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको पहले ध्यान से सुनेंगे तो आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहते हैं कि जीनोम शब्द, ध्यान दीजिएगा पहले क्या बोले, जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन दिया आपको, ऑप्शन पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए, किसी जीव में उनके माता पिता से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह। ध्यान दीजिएगा, अब कैसा समूह? तो डिप्लॉयड मतलब 2 है। ऑप्शन बी, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह। यहां पर एन का बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी में कहते हैं बोथ, उपरोक्त मतलब दोनों, और डी में कहते हैं उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का, दोनों में से किसी एक से प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 होगा, 1 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहता मानव जीनोम के अतिरिक्त निम्न में से किन किन जीवों का अनुक्रम किया जा सकता है? एक बार फिर से कहता मानव जीनोम के अतिरिक्त निम्न में से किन किन जीवों का अनुक्रम किया जा सकता है, मतलब उसके जीनों का जो अनुक्रम मतलब कोडिंग में उसको कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है? तो ऑप्शन है जीवाणु और इष्ट का, इनका तो होता ही है। अगला कहते हैं सीनोर, हेप्डिटिस एलिगेंस और फलमक्खी के ड्रोसोफिला जिसको बोलते हैं। सी नंबर में धान और एरेबिडाप्टिस का। ऑप्शन डी में कहता है ऑफ द एबव मतलब इनमें सभी। तो आपको बता दें ये सभी में जो है इसमें हम लोग अनुक्रम कर सकते हैं, जीन कोडिंग कर सकते हैं। तो 2 का हो जाएगा डी नंबर। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किन गुणसूत्रों पर जीन की संख्या क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम? तो आपको बता दें तो जीन की संख्या सबसे अधिक होती है किनके ऊपर पर? तो क्रोमोसोम नंबर 1 पर, है ना। इस पे जीन की संख्या 3168 होता है। कितना जीन होता है? 3168 मतलब 3168 मतलब 3168 होता है क्रोमोसोम नंबर 1 में, क्रोमोसोम नंबर 1 में। ठीक है, इसमें और सबसे कम होता है क्रोमोसोम नंबर Y पर। ठीक है, और Y पर 344 होता है और 344 जो होगा वो होगा Y क्रोमोसोम पर। ठीक है, इस पर तो वही कह रहा आपको सवाल में, निम्नलिखित में किन गुणसूत्रों पर जीनों की संख्या क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम? तो सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर 1 पर होगा जिसमें कितना होता है? 3168। ठीक है, और Y क्रोमोसोम सबसे कम होता है, इस पे कितना होता है? 344। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी। 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 4। जरा ध्यान दीजिए 4 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। कहता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किसमें सहायक है? एक बार फिर से कहता है आपको कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है यह तकनीक निम्न में से किसमें सहायक है? तो कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको बताया था कि इसमें मानव का पहचान डीएनए से किया जाता है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों लोगों के बीच की समलक्षणीय लक्षण रूपी विभिन्नता का पता लगाने में।
ऐसा आम शब्द हम बोले कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इससे आनुवंशिक गुण प्राप्त करके जीवों में भिन्नता करते हैं। इनके अलावे खास तौर पर इनका उपयोग कानूनी तौर पर जो है सबूत प्राप्त करने में भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनकी बारे में बात करें उन्हीं पर पता कर रहे हैं। ऑप्शन बी में कहता है किसी समुदाय के विभिन्न जीवों या लोगों के बीच की समलक्षणीय यह लक्षण रूपी विभिन्नता का पता लगाने में। ऑप्शन सी में कहते हैं किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों यानी लोगों के बीच की आनुवंशिकता विभिन्नता का पता लगाने में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका सी होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है क्या, किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता। तो जहां पर आनुवंशिक विभिन्नता का अंतर्गत किया जा रहा है तो उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। तो 4 नंबर का सी आंसर होगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 4 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। आपको पूछ रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है ये किन सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन ए में कहते हैं कि डीएनए के अनुक्रमों में मिलने वाली समानताएं पर काम करती है। ऑप्शन बी में कहते हैं डीएनए अनुक्रमों में मिलने वाली विभिन्नता पर काम करते हैं। और ऑप्शन सी में कहते हैं डीएनए अनुक्रमों में मिलने वाली बहुरूपता पर काम करते हैं। ये 3 ऑप्शन दिया। और चौथा में कहता है प्रोटीन में विभिन्नता। आपको हम बता दें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक ये सिद्धांत पे जो काम करता है, ये डीएनए क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज, क्या बोले पॉलीमॉर्फिज इन डीएनए पर बात करता है। मतलब ये डीएनए अनुक्रमों के मिलने वाली बहुरूपता पे काम करती है, उसी को बोले पॉलीमॉर्फिज इन डीएनए सीक्वेंस पर। मतलब बोले आपको कि डीएनए अनुक्रमों में मिलने वाली बहुरूपता पर ये काम कर, इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो 5 का हो जाएगा सी। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 5 का आंसर सी। 5 का आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या कह रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया था। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है किसने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने निर्माण किया, किसने इसका विकास किया। तो कौन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर एलेक्स जेफरीज। ऐसे उनको सर इसलिए कहा था क्योंकि ये बहुत बड़ी खोज है ना, तो इनको सम्मान देने के लिए पहले सर बोलते हैं। ऐसे डॉक्टर एलेक्स जेफरीज है नाम है, लेकिन उसको सर एलेक्स जेफरीज बोलना है। क्या बोले, सर एलेक्स जेफरीज। तो यहां पर आपका ऑप्शन में दिया है 6 का सी नंबर में सर एलेक्स जेफरीज दिया, वही हो जाएगा। तो 6 का सी। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, वो सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो बेनाइन ट्यूमर को सुदम अबुर्द कहते हैं और मेलिग्नेंट ट्यूमर को दुर्दम अबुर्द कहते हैं। इतना खतरनाक हिंदी, इसको अंग्रेजी में ध्यान में रखेगा। बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं कि बेनाइन ट्यूमर अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं। जी बिल्कुल, बेनाइन ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न नहीं करती है ना, जैसे मस्सा हो गया, तिल हो गया, है ना, आइला हो गया, ये सब एक स्थान पर सीमित रहते हैं। वही कहते हैं कि बेनाइन ट्यूमर अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर मूल स्थान के साथ अन्य कोशिकाओं तक पहुंचकर उसे क्षति पहुंचाने की स्थिति में आते हैं। जी बिल्कुल, ये सत्य है कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो कैंसर उत्पन्न करने वाली है, तो जहां पर वो कैंसर उत्पन्न किया उतना ठीक है, अब उनसे आगे भी वो काम करेंगे। वहां से उनकी सेल यानी कि वो संक्रामक कोशिका होती है, वो कोशिका टूटेगा और ब्लड के माध्यम से होते हुए शरीर के अन्य भागों तक पहुंचेगा। और जब दूसरे भागों में पहुंचकर फिर नया ट्यूमर जब बनाएगा, तो वो जो नया ट्यूमर बना उस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को मेटास्टेसिस, ये जो दूसरा ट्यूमर जो बन गया, ये दूसरा ट्यूमर को बनाने की क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा ट्यूमर बनाते हैं और दूसरे जगह भी कैंसर उत्पन्न होने का पूरा चांस रहता है। ठीक है, तो इसका 7 नंबर का ए हो जाएगा। ज्यादा ऑप्शन पढ़ने फेरा में नहीं रहना है। 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हम 8 का बात करें। 8 नंबर में क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मानव जीनोम परियोजना, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता मानव जीनोम परियोजना विज्ञान के किस नए क्षेत्र के उद्भव का कारण बनाएगा। फिर से कहता मानव जीनोम परियोजना जो है वो विज्ञान के किस नए क्षेत्र में। ऑप्शन ए में कहता जेनेटिक्स में, ऑप्शन बी में कहता आणविक विज्ञान में, ऑप्शन सी में कहते हैं भ्रूण विज्ञान में, ऑप्शन डी में कहते हैं जैव सूचना विभाग में। तो आपको बता दिए ये जैव सूचना विभाग में होगा। ठीक है, बायो इंफॉर्मेटिक्स में, मतलब इसका डी हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 9 कहते हैं मेटास्टेसिस से क्या तत्व। अभी जस्ट आपको पहले ही पता मेटास्टेसिस में आपको क्या बोले
कि मैलिग्नेंट ट्यूमर जब प्रारंभ में जब किसी व्यक्ति को होंगे और जिनसे कैंसर बनेगा, कैंसर बन गया, प्रारंभ में एक ट्यूमर बन गया, पहला मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब वो ट्यूमर होने के बाद जब कैंसर बना, फिर वहां कैंसर कोशिका, थोड़ी कोशिका सब टूटेगा, क्योंकि वो संक्रामक होती है, संक्रामक कोशिका, वो कोशिका टूटकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा। वो विभिन्न भागों तक पहुंचकर वहां दूसरा ट्यूमर बनाएगा। ये जो शरीर के दूसरे भागों में पहुंचकर जो नए ट्यूमर बनाया, इसी क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं ना। तो वही आपको बोल रहा है मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में कहता है वैसी स्थिति जिसमें ट्यूमर अपने मूल स्थान से दूसरे अन्य अंगों तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल यही होता है। इधर ऑप्शन में देखिए क्या कहता है, ऑप्शन बी में कहता है वैसी स्थिति जिसमें कि ट्यूमर अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहता है। जी बिल्कुल नहीं। किसी कोशिका के आकार में अत्यधिक वृद्धि। जी बिल्कुल नहीं। किसी कोशिका का क्षय। जी बिल्कुल नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की वैसी स्थिति जिसमें ट्यूमर जो है अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुंचना। तो यानी क्या हो जाएगा 9 का ए नंबर। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 10 नंबर। अब 10 नंबर में क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कैंसर से संबंधित जीन। तो कैंसर संबंधित कौन जीन है? तो ऐसी जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। ऐसी जीन जो कैंसर उत्पन्न करती है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दिया है सी नंबर, ऑन्कोजीन। तो 10 का आंसर सी हो जाएगा। 10 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर में क्वेश्चन में कहता है कि विनिवर्तन संलक्षण का संबंध किससे है? कहता है विनिवर्तन संलक्षण का संबंध किससे है? कहता है विथड्रॉल सिंड्रोम। ध्यान दीजिए, कहता है क्या विथड्रॉल सिंड्रोम, उसी को कहते हैं विनिवर्तन संलक्षण। ये बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये बीमारी में होता मतलब ये बीमारी किससे संबंधित है? कहता है कि जो आदमी ज्यादा अल्कोहल लेता है, जो ज्यादा ड्रग्स लेते हैं, तो वो अचानक जब वो बंद कर देते हैं तो फिर उनको बहुत सारे लक्षण से दिखाई देंगे और ऐसे लक्षण को कहा जाता है विनिवर्तन संलक्षण या विथड्रॉल सिंड्रोम। मतलब इस तरह बोले तो कहता है ऑप्शन नंबर में कहता है किसी ड्रग अल्कोहल की मात्रा के अचानक बंद कर देने के पश्चात शरीर द्वारा दिखाए जाने वाले अभिलक्षणिक और अप्रिय संकेत जो होता है ना, वो यही कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विनिवर्तन संलक्षण या उसी को बोले विथड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, यही होता है। तो 11 का ए हो जाएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कहते हैं आनुवंशिक के पिता मतलब जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो आप लोग पढ़े जेनेटिक्स फादर कौन है? ग्रेगर जोहान मेंडल। तो शॉर्ट में केवल लिखता है मेंडल। ठीक है, तो 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सब हल्का क्वेश्चन, इसमें टाइम फंसा के ज्यादा फायदा नहीं। अगला जीन शब्द किसके द्वारा? तो जीन शब्द जो है जॉनसन के द्वारा दिया गया था, है ना। किनके द्वारा? जॉनसन के द्वारा। कब? 1909 में। कब दिया गया था? 1909 में जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो 13 का सी हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें लग दिया जॉनसन होता है। ठीक है, लेकिन ये टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, जॉनसन लिख दिया है। इसका होगा अंग्रेजी ठीक लिखा है, जॉनसन, है ना, जॉनसन। चलिए, तो 13 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं कि रियूमेटोइड अर्थराइटिस। अब ऐसे अर्थराइटिस केवल समझिए, आगे कहता है रियूमेटोइड अर्थराइटिस। समझे? तो रियूमेटोइड अर्थराइटिस जो है किस तरह की बीमारी? ये और आप तो इस तरह बोलेंगे कि ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। आपको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है ये, मतलब ये स्व प्रतिरक्षी रोग है। ठीक है, ये जो आपको बोले आपको कि रियूमेटोइड जो है, ये रियूमेटोइड जो है अर्थराइटिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब ये स्व प्रतिरक्षी रोग है। तो ये हो जाएगा क्या? तो आपका 14 नंबर का डी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में पहले आपको थोड़ा बताते हैं, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं आपको कि न्यूक्लियोटाइड क्या है? देखिए, ये डीएनए है। जिस चीज में समझाने का जरूरत है हम बता देंगे। देखिए, डीएनए, तो ये जो डीएनए में देखिए 2 को हेलिक्स है, ये भी दोनों हेलिक्स है। इसी का नाम क्या है? हेलिक्स। तो कहता है क्या कि न्यूक्लियोटाइड, तो बोले आपको क्या? न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए के हेलिक्स का एक इकाई भाग है। किसका भाग? इकाई भाग है ना। न्यूक्लियोटाइड जो है ये डीएनए के हेलिक्स का एक इकाई भाग है। न्यूक्लियोटाइड, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डीएनए के हेलिक्स का एक इकाई भाग है। क्या भाग है? इकाई भाग इसका। वही बोले न्यूक्लियोटाइड डीएनए के हेलिक्स का इकाई भाग है, जो 3 चीज का बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन युक्त क्षार,
नाइट्रोजन युक्त क्षार का बना होता है, दूसरा नंबर फॉस्फेट का बना होता है, फॉस्फेट, और तीसरा नंबर सुगर। किसका होता है? ये सुगर रहता है, इसमें क्या रहता है? सुगर। तो बोले कि जो न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीज का बना होता है। किसका किसका? नाइट्रोजन युक्त क्षार, फॉस्फेट और सुगर। देखिए दो शब्द आएगा, एक आएगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और एक आएगा साइड। ये न्यूक्लियोटाइड आपको पहले बता दिए तीन चीज का बना होता है। किनका किनका? नाइट्रोजन युक्त क्षार, फॉस्फेट और सुगर। और एक चीज आपको बता रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ध्यान दीजिएगा जरा। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि जब इस न्यूक्लियोटाइड में जब इस फॉस्फेट को जब हटा देंगे, मतलब ये फॉस्फेट को हटा दिए, कौन कौन बचेगा? केवल नाइट्रोजन युक्त क्षार बचेगा और सुगर बनेगा। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार और सुगर जब बचेगा तो उसी को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। मतलब जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को हटा दिया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो अब साफ साफ शब्दों में अगर न्यूक्लियोसाइड समझना है तो न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड माइनस क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? ये फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है। मतलब न्यूक्लियोसाइड बराबर क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, वही बोले आपको। तो पहले न्यूक्लियोटाइड में आपको क्या बोले कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज का बना होता है। किनका? नाइट्रोजन, क्षार, फॉस्फेट, सुगर। इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब उसके साथ एक और क्वेश्चन रह सकता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड का होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को इनको हटा देंगे तो उसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। मतलब जब इनको हटा देंगे तो ये दो ही चीज ना बचेगा, नाइट्रोजन, क्षार और सुगर, तो उन्हीं को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। चलिए, तो आए आपको क्वेश्चन में दिया था 15 में कि न्यूक्लियोटाइड बना है। न्यूक्लियोटाइड किनका किनका बना है? तो नाइट्रोजन, क्षार का, फॉस्फेट का, शर्करा का, ये तीनों चीज का बना है। ऑप्शन में दिया डी नंबर, उल्टा करके लिखा हुआ है। पहले सुगर दिया, तब फॉस्फेट दिया, तब नाइट्रोजन, क्षार दिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 का जो आंसर होगा, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं कि प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है। प्रोलैक्टिन क्या काम करता है आखिर? महिलाओं में प्रोलैक्टिन आखिर क्या काम करता है? तो प्रोलैक्टिन का एक ही काम है, दुग्ध स्रावन करना, मतलब मिल्क सिक्रेशन करना उसका, है ना। तो दुग्ध स्रावन करता है। तो 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? ऑक्सीटोसिन मदद करता है। तो ऑक्सीटोसिन मदद करता है दुग्ध स्रावन में। ये जो प्रोलैक्टिन जो दुग्ध का स्राव करते हैं उसमें ये मदद करता है, ये उनको हेल्प करते हैं उनको, ठीक है। 17 नंबर का ए हो जाएगा, 17 का ए, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें। तो 18 नंबर में क्या कहते हैं? 18 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण क्या कहलाती है? आइए थोड़ा समझते हैं। ऐसे पॉलिनेशन तो सब पढ़े हुए हैं, बहुत हल्का है ये, इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस समझ लीजिए। ये पुष्प का मादा जनन अंग है, ये पुष्प का मादा जनन अंग है, और ये इसकी पंखुड़ियां, और ये पुष्प का नर अंग है। अब यहां से ये परागकण यहां पर आए तो इसका नाम है परागकोश, परागकोश, अंग्रेजी में बोले तो एंथर, ठीक है, ये एंथर हो गया। और ये जो दिखाई दे इसी का नाम है स्टिग्मा, जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। तो यहां से परागकोश से देखिए इस तरह का छोटा बिंदु परागकण है, परागकण कहां गिरा? स्टिग्मा तक गिरा, तो स्टिग्मा पर आके गिरा। तो परागकोश से जब परागकण निकलकर स्टिग्मा पर गिरता है तो इसी क्रिया को परागन कहते हैं, पॉलिनेशन। इसी को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं, मतलब इसको पॉलिनेशन क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो आपका बता दें क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, परागन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें। 19 नंबर में क्या कहते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? आपको कह रहा है क्या कि मेगा स्पोर का जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल से, है ना, मदर सेल से मेगा स्पोर में बनना, मतलब कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका को कहता है मेगा, क्या कहता है उसको कहता है मेगा स्पोर मदर, उसी को बोलता है मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल से जब मेगा स्पोर बनेगा तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी क्रिया को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, या उसी को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो 19 नंबर का बी, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वो बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें। कहता है कि लगभग 60% आवृतबीजी पादपों के परागकण किस अवस्था में झड़ता है? तो टू सेल्ड अवस्था में। कौन सा अवस्था में? टू सेल्ड। मतलब आपको बता दिए कि
इस दुनिया का जितने भी आवृतबीजी पौधा है, आवृतबीजी का मतलब अंग्रेजी में उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है, मतलब जिसका बीज फल के अंदर पाया जाता है। तो इनमें जो 60% पौधा होता है ना, उनका जो परागकण जो झड़ते हैं वो 2 सेल में, मतलब 2 सेल में रहेगा, वो झड़ जाएगा। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 2 सेल में ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश होते हैं। कहते हैं क्या, एक एंजियोस्पर्मिक एंथर जो तो किस तरह के होते हैं, तो वो द्विपालिका, उसी को कहते हैं बायलोब्ड होते हैं। क्या होता है बायलोब्ड। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बायलोब्ड होता है वो द्विपालिका। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं कि परागकणों का संरक्षण, कहते हैं परागकण को हम कैसे रख सकते हैं, तो परागकण का संरक्षण जो है किसके द्वारा, किनके मदद से रख सकते हैं, तो परागकण को हम लोग नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन की मदद से उनको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन से। तो 22 नंबर का सी, 22 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 में नंबर क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अग्रपिंडक मतलब एक क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए आपको हम शुक्राणु के बारे में बताया था, ऐसे आपको हम शुक्राणु का जो ओरिजिनल चित्र वो बनाने में टाइम लगेगा, तो हम आगे बस आपको केवल समझा देंगे। देखिए यह शुक्राणु है, ठीक है, यह शुक्राणु का आगे वाला भाग है, यहाँ पर केंद्र है, ये आगे वाला भाग जो है मुंडी, जो थोड़ा सा जो फुला हुआ भाग दिख रहा है, ये फुला हुआ भाग को अग्रपिंडक कहते हैं, इसी को कहते हैं अग्रपिंडक। ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं अग्रपिंडक, ठीक है। इसी को हिंदी अंग्रेजी में एक्रोमोसोम नहीं, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम, इसमें एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाई जाती है जो अंडाणु में प्रवेश करने में मदद करते हैं। मतलब ये अंडाणु में जब प्रवेश करेगा तो ये जैसे ही इसके पास आएगा तो एंजाइम छोड़ेगा और इसको घुला देगा, घुला देगा कि अंदर प्रवेश कर जाएगा और फिर केंद्र दोनों मिल जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। तो वही आपको कह रहा है सवाल में कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अग्रपिंडक से संबंधित। ऑप्शन है पूंछ को गति प्रदान करते, जी बिल्कुल नहीं। निषेचन में मदद करते, जी बिल्कुल, ये निषेचन में ही तो मदद करता है। ऑप्शन सी में कहते हैं शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा प्रदान, जी नहीं, शुक्राणु को तो ऊर्जा प्रदान माइटोकॉन्ड्रिया करती है, निषेचन को रोकता है, नहीं, निषेचन को नहीं रोकता, ये मदद करता है। तो 23 नंबर का बी, 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अभी तक सबको थोड़ा देर पहले बता, न्यूक्लियोसाइड में आपको बोले कि जब न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट को हटा देंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट बराबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो न्यूक्लियोसाइड का क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बना होता है, किसका बना होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी रख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड माइनस फॉस्फेट, ठीक है। तो डी नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन 25 इसका हम डिस्कस कर चुके पहले। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 25 में, कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था। आपको बता दें गार्डन मटर, ध्यान दीजिएगा, जंगली मटर नहीं, गार्डन मटर। गार्डन मटर जो है उसी को, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पायसम सटाइवम, है ना, क्या नाम है उसका, पायसम सटाइवम। तो 25 नंबर का आंसर ए, 25 का आंसर हो जाएगा ए, पायसम सटाइवम मटर का पौधा था, वो कौन, गार्डन मटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 26 में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा नियम मेंडल का सर्वात्रिक नियम है। तो आपको बता दें इसका जो यूनिवर्सल लॉ जो है वो हो जाएगा इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि ये नियम इनका पुष्टि हुआ और कहीं पर इनको जो है काटने में कोई भी वैज्ञानिक सक्षम नहीं रहे। ये इसका नियम पूरे विश्व में ये चला, ठीक है, तो और सिद्ध भी हुआ। 26 का बी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, कहता क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो किसने दिया था, तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है सटन और बोबरी ने, किसने दिया था, सटन और बोबरी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो 27 का बी हो जाएगा, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सब याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन कहता है सत्य। ऑप्शन पढ़िए पहले, ध्यान दीजिएगा पहले। लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, लीडिंग कोशिका टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है, जी बिल्कुल करती है। ऑप्शन बी में सटोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, जी बिल्कुल करती है, सटोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। अगला
शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्र जन नलिका असेंबली फर्स्ट ट्यूब्यूल में होती है, जी बिल्कुल होती है। ऑप्शन डी में कहते उपरोक्त सभी में सभी, जी बिल्कुल सही हो जाएगा इनका। तो 28 नंबर का डी हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहते हैं आपको प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन के समय में हेलिकेज नामक एंजाइम का क्या, हेलिकेज का एंजाइम का क्या काम है? तो इनका काम है डीएनए के दोनों हेलिक्स को मतलब इनके स्ट्रैंड को खोलना मतलब अलग कर देना। किनका? हेलिकेज का काम है, ठीक है। तो 29 नंबर का डी, 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करें जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि उपरोक्त वर्णित चार्ट के माध्यम में प्रदर्शित में से किसको दर्शाता है? आइए जरा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, तब इनमें हम लोगों को समझ में आएगा। तो चित्र पे थोड़ा बना लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इनको पूछते रहता है। 30 नंबर में क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है? डीएनए, थोड़ा लंबा करके लिखना होगा क्योंकि बड़ा जाएगा ये। 30 नंबर ध्यान दे, डीएनए, फिर यहाँ स्पेस, फिर दिया है डीएनए, फिर स्पेस, उसके बाद लिखा है आरएनए, फिर स्पेस, और फिर दिया है प्रोटीन। आपको बता दें एग्जाम में इसको लगभग एग्जाम में इसको खूब पूछा है। डीएनए से डीएनए जब बनेगा तो इस क्रिया को क्या करते हैं? तो रेप्लिकेशन कहते हैं इसे, रेप्लिकेशन, ठीक है। और ये डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो कौन सा आरएनए बनेगा? तो मैसेंजर आरएनए। ये केवल आरएनए दिया है तो आपको हम बता जानकारी के हिसाब से यहां पर मैसेंजर बनेगा। तो डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इस क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एक बार हम अच्छा सा आपके सामने थोड़ा सा बोल देते हैं। डीएनए से डीएनए उस क्रिया का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है ना, तो डीएनए से जब डीएनए बनेंगे तो इस क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो यहां रेप्लिकेशन आ जाएगा। अब डीएनए से मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेंगे तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। चलिए हो गया। आइए तो आपका जो इनमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 30 का ए नंबर। 30 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं कि द ORI साइड द रिलेटेड टू, कहता है प्रतिकृति का स्थल का संबंध इनमें से किससे है? ORI का बात करें, किसका? ORI, जानते हैं ये ORI जो है ये वो स्थान है जहां से रेप्लिकेशन प्रारंभ होती है, मतलब डीएनए प्रकृति शुरू होती है। वो स्थान है, वो साइट है ये ORI। वहां से क्या होता है? रेप्लिकेशन की क्रिया क्या होता है? शुरू, मतलब यहां पर ORI होगा और यहां से रेप्लिकेशन की क्रिया समय होता है। वही कह रहा है आपको कि उपरोक्त सॉरी यहाँ पर प्रतिकृति का स्थल का संबंध में किससे है? तो वह स्थान जिसे प्रकृति शुरुआत शुरू होती प्रारंभ होती है। तो इसका 31 का आंसर ए हो जाएगा। 31 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए। 31 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या करे जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि प्रकृति का 31 हो गया, 32 नंबर। कहता है इनमें से कौन सा आयनकारी विकिरण का उदाहरण है? एक बार फिर से कहता है व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ द आयनोजिंग रेडिएशन। आपको कह रहे इनमें से कौन सा आयनकारी विकिरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया पराबैंगनी किरण, ऑप्शन बी में दिया एक्सरे, ऑप्शन सी में गामा किरण, ऑप्शन डी में दिया बोथ बी और सी दोनों। तो आपको बता दें इसका हो जाएगा आंसर एक्सरे हो जाएगा, ठीक है। 32 का बी, 32 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र के कारण होती है? तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर ट्रायसोमी का बात कर रहा है कि मतलब जब आपका 21 रहेगा तो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है वो ऑटोजोम गुणसूत्र पे बात कर रहा है। तो ऑटोजोम जब गुणसूत्र कितना बोल रहा है? 21वें है ना, तो 21वें होगा तो ट्रायसोमी यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्लिफर सिंड्रोम, टर्नर से डाउन सिंड्रोम, फेनाइल कीटोनिरिया, तो ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ट्रायसोमी है यहाँ पर डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, मतलब सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं
कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए में कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन कहता है, मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच जीनोमिक अनुसंधान के बारे में जागरूक फैलाना, जी बिल्कुल है। वैज्ञानिकों के बीच जीनोमिक अनुसंधान के बारे में जागरूकता फैलाना, जी बिल्कुल। मानव जीनोम में स्थिति सभी क्षारों का अनुक्रम करना, जी बिल्कुल। ऑल ऑफ द एबव, ये हो जाएगा इनमें सभी। 34 का आंसर डी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन 35 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्न में से किन क्षेत्रों में। तो आपको पता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग मुख्य रूप से जो किया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो कानून की मदद के लिए, मतलब सबूत को प्राप्त करने में इनका उपयोग किया जाता है ना, कानूनी मदद के लिए, वैज्ञानिक जांच में। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आपका जो ये मॉडल सेट 5 था ये क्लियर हो गया, आपका पूरा मॉडल सेट आपका क्लियर हो गया। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये आपका 5 मॉडल सेट कंप्लीट कर दिया। अब आगे जो भी इनसे रिलेटेड और भी सवाल होंगे वो हम आपका वीडियो बनाते चले जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।